जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं अमन प्रजापति आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल जीनियस इंडिया साइंस क्लासेस में। और हम आज, जैसे कि अधिकांश बच्चों की डिमांड है कि सर आईयूपीएससी सिखा दें हमको, उसमें बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है। तो जैसा कि आज हम इसलिए आईयूपीएससी हम आपको सिखाएंगे जो बेसिक रूप से एल्कीन और एल्काइन से हम लेंगे और हाई लेवल तक लेकर चलेंगे। प्रयास यही रहेगा, जिससे एक वीडियो आज हो जाएगी, दूसरी कल या तीसरी भी कल हो सकती है, क्योंकि जब तक हम बेसिक रूप से लेकर चलेंगे तो वीडियो की संख्या भी बढ़ जाएगी। तो आईयूपीएससी नेम सीखेंगे। तो आईयूपीएससी नेम सीखने के लिए हम बेसिक रूप से सबसे पहले एल्कीन और एल्काइन के बारे में जानेंगे, जबकि हम बहुत से जो लेसन 12th के पढ़ चुके हैं और 11th का मैंने एक लेसन पढ़ाया था, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। उस लेसन में मैंने आपको एल्कीन और एल्काइन के बारे में बताया था। तो उसी प्रकार आपने वो ना देखा हो तो फिर भी मैं यहाँ पुनः इसको चालू करता हूँ, तो आप ध्यान देंगे। तो सबसे पहले आप 3 चीज़ें अवश्य ही जानें, बहुत ही ज़्यादा तरीके से कहलाता है। जैसे कि एक होता है एल्केन। क्या होता है? एल्केन। सेकंड पार्ट होता है एल्कीन और एक पार्ट होता है एल्काइन। ठीक, तो एक पार्ट है एल्कीन और एल्काइन। आईयूपीएससी सीखने के लिए बेसिक चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है जानना। तो एल्केन का अनुलग्न की बात करें तो इसका अनुलग्न क्या होता है या एल्केन क्या कहलाते हैं। तो एल्केन की यदि बात करें तो इसका हम कभी भी जब आईयूपीएससी बनाते हैं यानी एल्केन कंपाउंड का जब आईयूपीएससी नेम देते हैं हम, तो उसके पीछे हम क्या लगाते हैं, उसके पीछे हम हमेशा इन शब्द जोड़ते हैं। देखो आप उच्चारण करते समय भी आपको दिखाई देगा एल्केन यानी एन, तो उच्चारण करते समय भी हमको क्या आ रहा है उच्चारण में? एन यानी ANE, इसको हम जोड़ते हैं। जबकि एल्कीन उच्चारण में हमें क्या दिखाई देता है? इन मतलब ENE, यानी हम इसमें जोड़ेंगे क्या? इन यानी ENE। ठीक, इसी प्रकार एल्काइन में हम क्या जोड़ते हैं? एल्काइन में हम आयन जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? आयन। और आयन के लिए YNE होता है अपना, या हिंदी में लिख दें तो आयन भी लिखते हैं, क्योंकि दोनों तरीके से हमको लेकर चलना पड़ेगा। तो एल्केन का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमें उसमें एन आता है, एल्कीन का करते हैं तो इन मिलता है, एल्काइन का करते हैं तो आयन मिलता है। तो जब इन सभी का उच्चारण करने पर देखा तो इस तरीके का हमें कुछ शब्द मिले। और हम एल्केन को और कैसे पहचानेंगे? तो उच्चारण करते समय हम पहचान लेंगे, यानी उच्चारण करते समय में यदि एन आया तो वो एल्कीन का कहलाया। लेकिन हमें उच्चारण ना करते हम सीधे डायरेक्ट हमें कैसे पता चलेगा? तो हम देख सकते हैं कि यदि कार्बन के मध्य यदि सिंगल बॉन्ड हो, यदि कार्बन के एक कार्बन ही आपका, ये एक कार्बन ही है, इन कार्बन के मध्य यदि सिंगल बॉन्ड हो तो एल्केन परिवार से। यदि कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड हो तो एल्कीन परिवार से है। यदि कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड हो तो एल्काइन परिवार से रखता है वास्ता। कंप्लीट बात। सेकेंड बात और जान लें, एल्केन का जो सामान्य फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2 और एल्कीन का जो सामान्य फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n और एल्काइन का जो सामान्य फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n-2। कंप्लीट बात। इसको यहाँ लिख देता हूँ, क्या पता दिखाई देता ना होगा, इसको ऊपर थोड़ा लिखता हूँ, CnH2n-2। तो एल्केन वे कहलाते हैं जिनका सामान्य फॉर्मूला CnH2n+2 हो या जिनके कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड हो। एल्केन वे कहलाते हैं जिनका सामान्य सूत्र CnH2n हो और कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड हो, जिनका फॉर्मूला CnH2n-2 हो
और कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड हो वो एल्काइन कहलाते हैं। अब एल्काइन यानी सीधी बात यहाँ जानेंगे, आप देखते हैं कि हाइड्रोजन दुगना है 2n है और साथ में +2 है। यदि हाइड्रोजन जो है दुगना तो है 2n तो है ही और साथ में +2 यानी दुगना भी है 2 अधिक भी है। यानी हाइड्रोजन क्या है दुगना है 2n है और +2 है यानी दुगना से 2 अधिक है। और जब दुगने से 2 अधिक है तो वो समझ लेना एल्केन कहलाता है। यानी कहने का तात्पर्य जो कार्बन है यानी हाइड्रोजन की संख्या कार्बन से दुगने से 2 अधिक है तो वो एल्केन कहलाता है यौगिक। और यदि कार्बन की संख्या जैसे Cn है यहाँ और H2n यानी ओनली दुगना है, यानी हाइड्रोजन की संख्या कार्बन से ओनली दुगनी है, 2n ही अकेली है तो एल्कीन का है। और दुगने से 2 कम है तो एल्काइन कहलाए। एग्जाम्पल में यदि मैं बात कर दूं तो कहूं कि सर ये बताइए C4H10 किस श्रेणी का सदस्य है, तो हम देखते हैं C4 का मतलब है कि इधर कितने लिखे 4, तो कहने का तात्पर्य है n बराबर 4 है। n बराबर कितना है 4 है। तो जब n बराबर 4 है तो हम एक एक करके सभी फॉर्मूले में मान रख लेंगे। n की जगह पर इसमें रखा हमने, इसमें रखा उसमें रखा, तो इसमें रखा हमने तो C की जगह पर n की जगह पर 4 रखा तो C4, H2 रखा और n की जगह पर फिर 4 रखा और +2 तो क्या हुआ C4 8 और +2 यानी C4H10। तो हमें समझ में आया कि इस एल्कीन श्रेणी का सदस्य है C4H10। अब हम ऐसे कब तक रखते रहें, ऐसे में हमारा टाइम जाता है। तो इसके लिए सीधा एक ही फंडा है, जैसा कि मैंने ही बताया आपको कि आप देखते हैं कि कार्बन की संख्या 4 है और हाइड्रोजन कितने हैं 10, यानी कार्बन 4 है, हाइड्रोजन दुगने से 2 इस तरह है, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन नहीं आते, 8 से कितने अधिक हैं 2, 8 से 2 अधिक हैं। जब हाइड्रोजन की संख्या कार्बन से दुगनी से 2 अधिक हो तो वो एल्कीन कहलाएगा। यदि मैं यहीं पर बात कर दूं C3H6 तो आप देखते हैं कार्बन की संख्या 3, हाइड्रोजन कितना है ओनली दुगना है कार्बन से, हाइड्रोजन कितना है दुगना है कार्बन से, तो 3 दूनी 6 और 6 से ना तो 2 ज्यादा है और ना 2 कम है तो क्या कहलाया हमारा एल्कीन कहलाया। इसी प्रकार हमने लिया C2H2 कार्बन की संख्या 2, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 2, दुगने से 2 कम है यानी 2 दूनी 4 ना हो क्या है दुगने से 2 कम है यानी इसलिए वो क्या कहलाया एल्काइन का। सीधी एक बात समझ लें और उदाहरण में यहाँ लिख देता हूँ जिससे आप नोट कर सकें। इसका एग्जाम्पल मैं लिखा CH4 C2H6 C4H10, पर एक देर और समझा देता हूँ। इसका एग्जाम्पल की बात करूँ तो लिखा मैंने C2H4 और लिखा C3H6 कंप्लीट और यहाँ लिखूँ तो इसका एग्जाम्पल लिखा मैंने C2H2 और C3 3 दूनी 6 में से 2 घटाए C3H4, ठीक इस प्रकार का आपका कंप्लीट हुआ। तो आप ध्यान दें यहाँ बात क्या है, कार्बन CH4 मैथेन इसका एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य माना जाता है, प्रथम श्रेणी का सदस्य एल्केन ही मैथेन माना जाता है। यहाँ देखते हैं कार्बन कितना है 2, दुगने से हाइड्रोजन कितना है 2 दूनी 4 + 2 तो दुगने से 2 अधिक है इसलिए क्या कहलाया एल्केन का। आप यहाँ देखते हैं कार्बन की संख्या 4 और 4 दूनी 8 ना होकर क्या है 2 अधिक है इसीलिए एल्केन का कहलाया। C2H4 कार्बन संख्या 2, हाइड्रोजन दुगने ही है यानी 2 दूनी 4 है हाइड्रोजन तो क्या कहलाया एल्कीन। और यदि दुगने ना हो गए हाइड्रोजन 2 कम होते तो एल्काइन और 2 अधिक होते तो एल्केन। यहाँ देखते कार्बन संख्या 3, हाइड्रोजन कितना है दुगना है कार्बन से और यदि दुगना हो तो एल्कीन। इसी प्रकार एल्काइन में यदि कार्बन देखो 2 है और 2 दूनी 4 ना होकर कार्बन 2 और कम है इसलिए इसको क्या बोलते हैं एल्काइन का। इसी प्रकार ये C3H4 का इसका है एल्काइन का, 3 दूनी 6 दुगने ना होकर 2 कम है इसलिए एल्काइन श्रेणी का सदस्य कहलाया। ये थे एल्केन एल्कीन और एल्काइन श्रेणी के सदस्यों की बात। इसके बाद थोड़ी यदि मैं बात कर लूँ तो कुछ चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी जो मैं यहाँ लिखता हूँ कुछ।
अधिकांश याद होंगी, जैसे क्योंकि ये वीडियो जो होगी वो 10th और 11th दोनों छात्रों के लिए, दोनों कक्षाओं के छात्रों के लिए बहुत ही सुटेबल होगी। तो आगे ध्यान दें, एल्केन कंप्लीट हो गया। फिर इन सभी की आईपीएसी हम बनाना का प्रारंभ करते हैं। जो हम याद करने को कहें वो आपको करना ही पड़ेगा यदि इन चीज़ों को सीखना है। तो कुछ नामकरण पद्धति के लिए आप ध्यान देंगे, क्या ध्यान देना है, यदि कार्बन की संख्या आपको 1 मिली तो उसको हम लिखते क्या है, मैथ लिखते हैं। क्या लिखते हैं, मैथ, METH। ठीक। कार्बन की संख्या यदि 2 है तो लिखते हैं एथ, ETH। ठीक। और कार्बन की संख्या यदि 3 ही तो बोलते हैं प्रोप। ठीक है। कार्बन की संख्या 4 तो ब्यूट। ठीक। कार्बन की संख्या 5 तो पेंट। यदि कार्बन की संख्या 6 है तो क्या बोलते हैं, हेक्स। अगर कार्बन की संख्या 7 है तो इसको बोलते हैं हेप्ट, HEPT। यदि कार्बन की संख्या 8 है तो क्या होगा, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट और ऑक्ट, अष्टभुज। ठीक है, OCT, ऑक्ट। यदि कार्बन की संख्या 9 हो तो इसको बोलते हैं 9। इसी प्रकार 10 को भी बोलते हैं डेक, DC। 9 को बोलते हैं NON। ठीक। इसी प्रकार 11 हो तो अनडेक, डोडेक, ट्रिडेक, इस प्रकार चलते जैसे, लेकिन इतनी बड़ी हमें कार्बन की संख्या मिलती नहीं है। तो ये ध्यान देना, यदि कार्बन 1 है तो मैथ, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ठीक। सेकंड बात और भी ध्यान देना है। इतना कंप्लीट हुआ। इतना कंप्लीट के बाद थोड़ा ध्यान देंगे कि कुछ फंक्शन ग्रुप भी मैं यहाँ लिखवा देता हूँ, बाकी आपके किताब से लर्न कर लेना उनको। मैं यहाँ सोते हुए जिससे आपको आईपीसी बनाने में सरलता पड़े वो लिखता हूँ। ठीक है। बाकी कुछ फंक्शन ग्रुप होंगे वो आप मुझसे लिखेंगे आप। तो यहाँ पर लिखते हैं समूह। ठीक है। यहाँ लिखते हैं हम पूर्व लग्न, जो पहले लगते हैं, और यहाँ लिखते हैं हम अनुलग्न। कंप्लीट बात। ये भी आपको याद करना आवश्यक होगा। समूह में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने लिया समूह COOH। इसका होता है कार्बोक्सी। लिखते हैं, क्या लिखते हैं इसको, कार्बोक्सी। इसका अनुलग्न क्या लगता है, इसका लगता है अनुलग्न ओएक अम्ल। क्या बोलते हैं इसको, ओएक अम्ल। सेकेंड और बताऊं तो ओएक अम्ल के बाद हम जो आवश्यक है वो ही ध्यान दें, CHO। ठीक। CHO का एल्डिहाइड का होता है तो इसको बोलते हैं एल्डो फॉर्म। इसको ऑक्सो भी बोल देते हैं हम कभी बार। तो एल्डो का लगता क्या है, अल। ठीक। अब इसके बाद CN का होता है शाइनो, लेकिन इसका लगता क्या है, नाइट्राइल। नाइट्राइल ध्यान दें। तो इसके बाद है आपका CO। इसको क्या बोलते हैं, कीटो, या इसी को बोलते हैं ऑक्सो। ठीक है। इसका लगता क्या है, ऑन। कंप्लीट। इसके बाद CO के बाद OH, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी। इसका बोलते क्या है, ऑल। अब आगे जैसे कि ईथर का भी लिख देता हूं मैं, लेकिन उसका होता कुछ नहीं है, ऑक्सीजन परमाणु मिला। इसका होता है, क्या होता है, एपॉक्सी बोलते हैं इसको। अनुलग्न इसका कुछ नहीं होता है, इसके आईपीसी अलग बनते हैं। लेकिन जो आईपीसी को थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है वो COOH, CHO, CN, CO, OH, मतलब जो हमने दिखाई दिए हैं इनको जरूर ध्यान देना है। और कुछ जैसे कि आपके होते हैं हेलोजन ग्रुप X,
जैसे कि F होता है इन जगह पर, Cl होता है, Br होता है, I होता है। F को लिखते क्या है हम, फ्लोरो, Cl को लिखते क्या है हम, क्लोरो, IUPAC बनाने में, Br को ब्रोमो, I को आइडो। कंप्लीट बात हो गई। इतना हम इन सब चीज़ों को लिखते हैं। यदि ये आपको लर्न है या याद है तो आपको IUPAC बनाने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। और इसके बाद हम चलते हैं, आपको IUPAC के थोड़ा नियम सिखाते हैं, क्योंकि यदि ये चीज़ें आपको कंप्लीट होगी, मैं मानता हूँ कि वीडियो थोड़ा टफ है और थ्योरेटिकल चीज़ें बता रहा हूँ, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि यदि आपको इस लाइन से हर चीज़ याद होगी, जैसे कि मैंने आपको पहले एल्कीन बताया, फिर इसका नोमेन नाम रखना और इसका ये चीज़ें, यदि आपको ये कंप्लीट होंगी तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको IUPAC में कोई किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं होगी और IUPAC बहुत ही झक्कास बनेगा। आपको ध्यान दें आगे। तो इतना आप लिख लेना, कोई टेंशन की बात नहीं मेरे समझ से, ठीक है। मैं अलग करता हूँ इसको। अब IUPAC के कुछ नियम होते हैं, उनको देखें और एक एक एग्जाम्पल भी ध्यान देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल, पहले तो IUPAC का नियम, IUPAC नियम क्या है इसका, पहली बात करूं मैं। देखो आपको IUPAC का नाम पता भी है, इसलिए मैंने बताया नहीं, जो कॉमन चीज होती है उसको नॉर्मली जानते हैं सब। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। एक बार दोहराता हूँ, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। कंप्लीट बात हो गई, कई जो दोहरा भी दिया मैंने, आप देख सकते हैं। तो IUPAC का नियम क्या होता है, पहला नियम ये जो बताया है IUPAC में कि कार्बन की जो श्रृंखला होगी, हम ज़्यादा से ज़्यादा यानी किसी भी कार्बनिक यौगिक की श्रृंखला में काउंटिंग यानी गिनती हम उस सिरे से करते हैं जहाँ से कार्बन की संख्या हमें ज़्यादा प्राप्त हो, ठीक। तो हमारा पहला नियम है कि कार्बन श्रृंखला, यानी यहां लिख देता हूं, लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करना। पहले तो हम क्या करेंगे, कार्बन श्रृंखला लंबी ढूंढेंगे। सेकंड बात में हम क्या करेंगे, यदि कार्बन की लंबी श्रृंखला में यदि कोई पार्श्व श्रृंखला या प्रतिस्थापी समूह हो तो उस सिरे का अंकन, यानी कहने का मतलब है कि किसी भी कार्बन श्रृंखला में, एग्जाम्पल लेता हूं, तो थ्योरी नहीं लिख रहा हूं, कहने का तात्पर्य है कि लिखा हमारा CH3 CH2 CH2 और CH3, अभी मैंने इसी का बता रहा हूं पहले, लंबी श्रृंखला। तो लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करेंगे हम, तो कहीं से भी गिन ले, हमें दोनों तरफ से एक सीध में लंबी श्रृंखला, यानी 1 2 3 4, कहीं से गिनना है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है इसमें, पहला दूसरा तीसरा चौथा, 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन को बोलते क्या है, मैथ एट प्रो ब्यूट, ब्यूट बोलते हैं। सिंगल बॉन्ड हो ये ब्यूटेट, कंप्लीट हुआ। तो कहने का मतलब है पहले लंबी कार्बन श्रृंखला चुनाव करते तो हमने भी कहीं से भी काउंट कर सकते हैं। देखो हमने कर लिया 1 2 3 4। आप ये मत समझना कि यहीं से करना है गिनती हमें, आप यहां से करेंगे, आपको गिनती वहीं से करना है जहां से कार्बन परमाणु की संख्या ज्यादा से ज्यादा मिल सके। तो 4 कार्बन को बोलते क्या है सर, ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है तो प्लस में एन लगेगा, एन भी जुड़ेगा, टोटल बना क्या है, ब्यूटेन बना है, नहीं बना है, हिंदी में लिख दूं इसको बोलते क्या है, ब्यूट। और सिंगल बॉन्ड है सो एन इक्वल किया, एडी की मात्रा हमने इस पर चढ़ाई तो ये अलग हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। कंप्लीट बात। तो कहने का मतलब सबसे पहले कॉन्सेप्ट, यदि अब सेकंड बात समझें, दूसरा नियम क्या कहता है, यदि कार्बन श्रृंखला लंबी तो हो साथ में यदि कोई भी पार्श्व श्रृंखला या कोई प्रतिस्थापी समूह का, यदि किसी कार्बनिक की श्रृंखला में कोई प्रतिस्थापी समूह हो या कोई पार्श्व श्रृंखला हो, तो
कहाँ से हम उसका अंकन करेंगे। तो जैसे हमने दिया आपको CH3 CH2 CH3 CH3, अब जी दिया हमने आपको। सबसे पहला नियम है कि काउंटिंग इस तरीके करना है, यानी गिनती वहां से करना है जहां से कार्बन हमें ज़्यादा मिल सके। तो हम यहाँ से गिने तो 1 2 3 4, कार्बन हमें 4 मिल रहा है। यदि हम यहाँ से गिन रहे हैं 1 2, और यदि ऐसे जा रहा है तो 3 ही, 1 2 3 4, इस तरह जा रहा है तो 3 मिल रहा है। कहने का मतलब कार्बन हमें ज़्यादा चाहिए, आप कहीं से भी गिन सकें जो आपकी सहूलियत में हो। तो यदि कोई पार्ट श्रृंखला अटकी हो तो हम कहाँ से गिने। देखो इस तरफ से गिन रहे हैं तो 1 2 3, चौथा कार्बन, सिर्फ एक ही कार्बन छूट रहा है हमारा। यदि यहाँ से गिन रहे 1 2 3 4, तो अभी हमें 4 कार्बन मिल रहा है, यही कार्बन छूट रहा है। तो 4 कार्बन हमें दोनों तरफ से मिल रहे हैं। लेकिन अंकन हम किस सिरे से करें, गिने हम किस सिरे से, काउंटिंग हम किस सिरे से करें। तो आपको सीधी बात बता दूं, ऐसी अवस्था में हम उस सिरे से अंकन करते हैं जहां से हमें कोई पार्श्व श्रृंखला या प्रतिस्थापी समूह नजदीक मूव। तो कोई पार्श्व श्रृंखला या कोई प्रतिस्थापी समूह जो पास में होता है वहीं से हम किसी चीज की, किसी कार्बनिक यौगिक की श्रृंखला का अंकन करते हैं। तो दोनों सिरे से हमें कार्बन की संख्या सेम प्राप्त होती थी, इसलिए हम रूल के नियम के अनुसार कार्बन श्रृंखला का अंकन उस सिरे से करेंगे जहां पर हमें प्रतिस्थापी समूह नजदीक हो। तो हम देखते हैं कि यदि यहां से हम अंकन करें तो हमें दूसरे नंबर पर ही प्रतिस्थापी समूह या पार्श्व श्रृंखला मिल जाएगी। यदि इस तरफ से करते हैं तो तीसरे नंबर पर पार्श्व श्रृंखला मिलती है। तो यदि तीसरे हमें, क्योंकि नियम यही कहता है कि पार्श्व श्रृंखला जहां से नजदीक हो वहीं से हम कार्बन का अंकन करते हैं। तो यहां से नजदीक हो जाएगी तो 2 3 और 4। तो आप देख सकते हैं कि दूसरे नंबर पर CH3 ग्रुप छूटा है जिसे हम बोलते हैं एल्किल समूह। और एल्किल समूह को यदि ये कार्बन है तो मैथ और लग जाता क्या है एल, तो क्या हो जाएगा एल, तो क्या हो जाएगा इसमें मैथिल। तो आप देख सकते हैं दूसरे नंबर पर CH3, तो इसको लिखेंगे 2 मैथिल। अब कार्बन की संख्या कितनी है 4, तो कार्बन 4 को क्या बोलते हैं हम ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो क्या होगा ब्यूटेन, यानी 2 मैथिल ब्यूटेन। एक बात और ध्यान दें, कार्बन श्रृंखला का अंकन उस सिरे से करेंगे जहां से पार्श्व श्रृंखला नजदीक हो। साथ में जब लिखते समय जब IUPAC बनाएंगे तो लिखेंगे हम पार्श्व श्रृंखला को ही पहले, प्रतिस्थापी समूह को ही पहले, नियम ही ध्यान देना। तो 2 मैथिल ब्यूटेन, एक हम अलग करते हैं हम चीजों को। अब यदि पार्श्व श्रृंखला 2 हो और 2 कैसी हो, दोनों अलग अलग हो पार्श्व श्रृंखला, तब क्या करेंगे। कहने का तात्पर्य है एक पार्श्व श्रृंखला CH3 CH2 CH CH CH2 CH3, एक CH3 यहां लगाया हमने और यहां पर लगा C2H5। देखो आप पार्श्व श्रृंखला 2 है, एक CH3 है तो एक C2H5 है। CH3 को बोलते हैं मैथिल, C2H5 को एथिल। आप लिख लें, इसको बहुत जरूरी है। CH3 को बोलते हैं मिथाइल, मिथाइल का मतलब होता है मैथिल, और C2H5 को क्या लिखेंगे हम एथिल, एथाइल। ये बहुत जरूरी है, ध्यान देना। तो इसको बोलेंगे मैथिल, इसको बोलेंगे एथिल। अब ध्यान क्या देना है कि यदि 2 पार्श्व समूह, तो नियम तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, कार्बन श्रृंखला का चुनाव सीधे चले जाएंगे, सबसे ज्यादा कार्बन मिल जाएंगे, ऐसे चले जाएंगे सबसे ज्यादा कार्बन मिल जाएंगे। लेकिन 2 हो तो कहां से गिनेंगे हम, 1 2 3, तीसरे नंबर पर जो ही पढ़ रहा हूं 1 2 3, लेकिन गिनेंगे कहां से, जब असमान प्रतिस्थापी समूह हो तो कार्बन का अंकन उस सिरे से करते हैं जैसे कि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार। जैसे C2H5 बोलते हैं एथिल, क्या बोलते हैं एथिल, CH3 को बोलते हैं मैथिल। तो E ABCD में पहले आता है, M बाद में आता है, इसलिए यहां से करेंगे क्योंकि C2H5 है ना, समझ आ रही। अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार ध्यान देंगे और लिखेंगे भी अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार। तो ध्यान दें, यहां से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 कार्बन, तो तीसरे पर एथिल।
तो लिख दिया हमने 3 एथिल। क्या लिख दिया हमने? 3 एथिल और 4 मैथिल। और क्या कार्बन हो गए? 6, क्योंकि इसका नाम लिख गया, इसका नाम लिख गया, ऊपर वालों का नाम नहीं लिखाना। तो ऊपर के कार्बन 1 2 3 4 5 6 कार्बन बोलते हैं हेक्स। सिंगल बॉन्ड सो एन हेक्सेन। कंप्लीट हुआ। ठीक, 3 एथिल 4 मैथिल हेक्सेन। समझ में आ गई? यानी यदि दो असमान प्रतिस्थापी समूह आपको यदि मिले तो कार्बन का अंकन उस सिरे से करते हैं, कहां से? जहां से अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर पहले पड़े। तो कर तो सकते हम यहां से, लेकिन मैथिल है, पाठ श्रृंखला यहां से नजदीक पड़ रही, लेकिन मैथिल में एम आता है, एथिल में ई आता है, तो ई पहले आती है ABCD में, तो इसलिए यहां से करते हैं। कंप्लीट बात हुआ। अब जे वाला नियम आपको समझ में आएगा। सेकंड और देख लें। आई एग्जाम्पल थ्रू से समझाने में कंप्लीट हो जाता है। वैसे यदि थ्योरी आपको बताता हूं तो आपको बोर लगेगा, ना मजा आएगा ना कुछ, और वीडियो को ऐसे ही आप डिसलाइक कर देंगे। ठीक है, और कि ना तो आप शेयर करोगे, कहे सर ने अच्छा ही नहीं पढ़ाया तो खाएंगे ऐसे। चलो देखें, तो अगली कंडीशन में देखें, अगला रूल, यदि किसी भी कार्बनिक यौगिक में दो ठैया समान प्रतिस्थापी मिल जाए, या कोई भी दो प्रतिस्थापी समूह समान हो, यदि दो समान हैं तो उसको डाई लिखते हैं, डाई से निरूपित करते हैं। यदि 3 समान है तो उसको ट्राई लिखते हैं। यदि 4 समान है तो टेट्रा लिखते हैं। कंप्लीट बात। और जैसे एक होता है तो मोनो होता है, और 2 समान होता है तो डाई होता है, 3 होता है ट्राई होता है, 4 होता है टेट्रा होता है। इनका एग्जांपल ध्यान दें। यहाँ पर लिया हमने CH3। हम ये नहीं कहते कि CH3 ही समान हो कि C2H5 ही समान हो, हम तो कहते हैं 2 Cl आ जाए, 3 Cl आ जाए, 4 Cl आ जाए, यानी 2 समान चीजों को डाई बोलेंगे, 3 समान चीजों को ट्राई और 4 समान चीजों को टेट्रा। कंप्लीट। तो CH2 और CH3। यहाँ पर एक CH3 हमने रखा, इसका हाइड्रोजन अलग किया हमने, एक CH3 यहाँ पर। कंप्लीट होगा। अब ध्यान दें, कहाँ से काउंटिंग करेंगे, कहाँ से गिनेंगे, बहुत ही जरूरी है, मस्तिष्क की बात है। यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, बहुत कंप्लीट हो जाएगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, कहीं से भी गिने, 4 कार्बन मिल सकते हैं। चलो 1 2 3 4, ऐसे चले और फिर ऐसे मुड़ जाए तो जी 2 कार्बन छूट गए। हम ऐसा कभी नहीं करते कि ऐसे गए और फिर ऐसे मुड़ के आ गए, ये गलत होता है, रूल ही नहीं है केमिस्ट्री में। कंप्लीट बात है। मैंने आपको बहुत पहले समझाया था केमिस्ट्री है क्या, बहुत पुरानी, बहुत पहले वीडियो पड़ी होगी, एक देखना केमिस्ट्री कहाँ से उत्पत्ति हुई है, कहाँ क्या क्या है। केमिस्ट्री का रूल ही जिसका लिया उसका दिया, लेन देन काम होता है यहाँ पर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप जानते होंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ मैं। तो क्या होगा, काउंट यहाँ से करेंगे। क्यों करेंगे यहाँ से? क्योंकि पाठ श्रृंखला यहाँ से नजदीक है, और यहां से देखते हैं तो 1 2 तीसरे नंबर पर CH3 पड़ती है, यानी तीसरे नंबर पर पाठ श्रृंखला है, और यहां से देखते हैं दूसरे नंबर पे, और जहां पाठ श्रृंखला नजदीक हो जाए वहीं से अंकर बराबर कर देते हैं, यानी 1 2 3 4, और दूसरे नंबर पर CH3 छूट गया तो दूसरे नंबर पर CH3 छूट गया, छूट नहीं गए तो अब जो पाठ श्रृंखला हो उनको पहले ही लिखते हैं, गिनते भी पहले उसी से और लिखते भी पहले उसी से। तो दूसरे नंबर पर CH3 छूटा और दूसरे नंबर पर वो, क्योंकि दूसरे नंबर पर ये हमने 2 2 क्यों लिखा, क्योंकि दूसरे नंबर पर CH3 सो इसका 2 हो गया, और दूसरे नंबर पर CH3 इसका भी 2 हो गया, 1 2 नहीं लिखेंगे। ठीक है, दूसरे नंबर पर CH3 समझ 2 2, अब लेकिन CH3 कितने हैं, 2, तो 2 2 डाई, 2 2 डाई, लेकिन CH3 को बोलते क्या है, मैथिल, वहां लिखा है पहले 2 2 डाई मैथिल, 2 2 डाई मैथिल। अब देखो जी मैथिल लग गया, जी मैथिल लग गया, क्योंकि समान चीजें से वो डाई लगा दिया, और CH3 मैथिल। हम ऐसा नहीं कहते 2 2 मैथिल मैथिल, ऐसा नहीं, क्योंकि यदि वो समान चीजें हो तो मैंने आपको पहले डाई लगाते हैं। तो 2 2 डाई मैथिल, और कार्बन कितने होगा 4, तो 4 कार्बन को ब्यूट, और ब्यूट सिंगल बॉन्ड से ब्यूटेन, यानी 2 2 डाई मैथिल ब्यूटेन। कंप्लीट हुआ।
इसी तरह C2H5 भी लटका होता है तो कोई परेशानी की बात नहीं होती है। चलो एक चीज़ आपसे पूछता हूँ, बता बनाना। CH3 CH C2H5 CH 2 CH CH3 और CH3, बताइए कहाँ से काउंटिंग करें हम, बताइए। इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर एक कार्बन के गैप किया, यहाँ पर एक कार्बन का गैप बिल्कुल ही था। कहाँ से करेंगे? यहाँ से करेंगे। क्यों? यहाँ से भी गिन सकते हैं। CH3 यहाँ पे भी पार्श्व श्रृंखला यहाँ नजदीक है, पार्श्व श्रृंखला यहाँ से भी नजदीक, लेकिन काउंटिंग हम यहाँ से करेंगे। क्यों? अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार। अंग्रेजी वर्णमाला में एथिल में ई पहले आता है, मैथिल में एम बाद में आता है। कंप्लीट ध्यान देना, इस बात को बहुत जोर से ध्यान दें। तो 1 2 3 4 5 कार्बन, तो दूसरे पे कार्बन 2 एथिल दिख रहा है ना, यहाँ से 2 एथिल 4 मैथिल नाम दे दिया है। दूसरे पे दूसरा नंबर 2 उतार लिया, C2H5 को एथिल बोलते हैं, चौथा उतार लिया CH3 मैथिल 4 मैथिल। कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5 कार्बन बोलते हैं पेंट, सिंगल बॉन्ड, तो पेंटिंग। जो मैंने आज लिखाया है आपको वो कर ले, लर्न होना चाहिए तभी आपको बनेगा, नहीं तो वैसे नहीं बन पाएंगे आपको। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ। 2 एथिल 4 मैथिल पेंटेन। आगे चले, अगला रूल क्या है? आगे क्या है ध्यान दें। आगे रूल जो है उसमें ध्यान देना, यदि दो जगह है डबल बॉन्ड पाया जाए, एक जगह डबल बॉन्ड एक जगह लगा हो और एक जगह और लगा हो, ऐसा दो जगह डबल बॉन्ड, तो इसको बोलते हैं, तो इसमें लगाते हैं डाइन। ठीक, यदि 3 जगह डबल बॉन्ड जाए, 1 2 और 3, थ्योरेटिकल ना सीधा समझें, तो इसको बोलते हैं ट्राइन। तो क्या लगाते हैं? ट्राइन। यदि 2 जगह ना लग के 2 जगह है, ये 3 जगह की बात है, 2 जगह का हो जाए, 2 जगह ट्रिपल बॉन्ड हो जाए, एक ट्रिपल बॉन्ड यहाँ गया, एक ट्रिपल बॉन्ड कहीं गया, तो इसको लगाते हैं क्या? डाई आयन। अंतर ध्यान देना, डाई आयन। यदि 3 जगह ट्रिपल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड मतलब त्रिबंध, 1 2 और 3 जगह से मिल जाए, तो वहां क्या लगाते हैं? वहां क्या लगाते हैं? ट्राई आयन। एक एग्जांपल समझ ले। तो एग्जांपल मैं आपको देता हूं, कैसे देता हूं, ध्यान दें। क्या दूंगा? लिए सबसे सिंपल वाला लेता हूं मैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, CH3 CH देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। देखो 2 1 3 1 4 1 3 1 4, 2 2 4 1 5, 2 1 3 1 4, 2 1 2 1 3 2 3 4, इसको ध्यान दें थोड़ा, 1 2 3 1 4 कम कर। देखो इतना आपके पास है। ठीक, आप देखते हैं कि डबल बॉन्ड एक ए लगा, एक ए लगा, 2 लगे, तब कैसी करने से करेंगे? तो कार्बन कहाँ से करेंगे? जहाँ पर डबल बॉन्ड नजदीक पड़ जाए, तो 1 2 1 2 दोनों जगह डबल बॉन्ड नजदीक हैं। 1 2 3 4 5 6, दूसरे नंबर डबल बॉन्ड यहाँ से गिना, से दूसरे नंबर डबल बॉन्ड गलाया, और यहाँ जी चौथे नंबर डबल बॉन्ड गलाया, तो दूसरे नंबर डबल बॉन्ड है और चौथे नंबर डबल बॉन्ड, 2 4 क्या लगा देंगे? डाइन। लेकिन 2 4 डाइन लगाने से पहले आप हमेशा ध्यान देना, क्या करेंगे? पहले कार्बन जितने हों उनका नाम लिख लें। तो कार्बन कितने हैं? 6 है, तो हेक्स कर देंगे। अब कहा है दूसरे नंबर डबल बॉन्ड से 2 लिख दो, और चौथे नंबर से 4 लिख दो, और कहा है डाइन, हेक्स डाइन, डाइन अगले नहीं डाइन। अब ऐसा व्यवस्था करते हैं, यहाँ पर बड़ा आकर डंडा एक को लगाते हैं, हेक्सा 2 4 डाइन, ये नियम होता है। अब एक नियम लास्ट वाला सुन ले, कुछ होमवर्क देता हूँ पर आप घर से करके आएंगे। एक चीज ध्यान देना है, यदि आपको किसी भी कार्बनिक में सभी प्रतिस्थापी समूह, क्रियात्मक समूह, डबल बॉन्ड, त्रिबंध,
और पार्श्व सभी मिल रहे हैं, तब कहाँ से अंकन करेंगे। तो उस अंकन की वरीयता ध्यान दें। तो सबसे पहले यदि आपको पार्श्व सब मिल जाए तब क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्रियात्मक समूह को। अभी मैंने क्रियात्मक समूह का एक उदाहरण बताया, वो आपको बता दूंगा। क्रियात्मक समूह देखेंगे सबसे पहले। क्रियात्मक समूह के बाद ध्यान देंगे द्विबंध पर, इसके बाद तीसरा ध्यान देंगे त्रिबंध पर, चौथी बात ध्यान देंगे पार्श्व श्रृंखला। ठीक है, यानी कहने का मतलब एक ऐसा यौगिक मिल जाए आपको जहां पर क्रियात्मक समूह भी हो, द्विबंध भी हो, त्रिबंध भी हो, पार्श्व श्रृंखला हो, तब कहां से अंकन करेंगे। तब अंकन उस श्री से करेंगे जहां पर यदि उसमें क्रियात्मक समूह होगा। क्रियात्मक समूह आपको बता चुका हूं मैं, पहले लिखा चुका हूं यहाँ पर कौन कौन से हैं। CHO, OH, COOH, CN, ये सब क्या है क्रियात्मक समूह। सबसे पहले क्रियात्मक समूह देखेंगे। यदि क्रियात्मक समूह है तो नहीं देखेंगे, द्विबंध देखेंगे, द्विबंध नहीं है तो छोड़ देंगे, त्रिबंध देखेंगे, त्रिबंध नहीं है तो पार्श्व श्रृंखला देखेंगे। यदि सभी हैं तो सबसे पहले द्विबंध से क्रियात्मक समूह ध्यान देंगे। तो कुछ होमवर्क लिखेंगे आप लोग, इस होमवर्क को आप करके आएंगे। यहाँ छोटे छोटे दे रहा हूँ मैं, इसको अलग कर देता हूँ, फिर देता हूँ। लिखें होमवर्क में, करके आएंगे और मुझे बताएंगे आप। पहला तो CH3 सिंगल वन, CH2 CH3 सिंपल सा। दूसरा है CH3 CH3 और CH2 और CH3 CH3 CH CH3 CHCl CH3। एक सिंपल एक और दे रहा हूँ मैं, CH3 CH CH3 CH3 और ये भी CH3। ये आप इतना होमवर्क में बना के देंगे मुझे, जिससे मैं आपको इनको कल समझा भी दूंगा। तो उतार लेंगे। जय हिंद।